आप जो है वो घर जाने के बाद 1-2 दिन बाद जो है या घर जाने के बाद आप उसके नंबर पर 20 रुपए या 25 रुपए या 30 रुपए का बैलेंस आप जरूर डलवा दें। ये आपकी तरफ से एक बहुत अच्छा इखलाक जाएगा उनके लिए। तो ये चीज आप जरूर किया करें, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग कहते हैं यार जरा घर पे कॉल करनी है, देना जरा नंबर, और फिर 5-5 मिनट 10-10 मिनट बात कर ली, बेचारे बंदे के अगले वाले का बैलेंस आपने खत्म कर दिया, पता नहीं उसकी फाइनेंशियल हालात कैसे हो कैसे नहीं हो, बैलेंस जो है मोबाइल में वो किस तरह डलवा रहा हो, किस तरह उसने जो है वो किया हो। तो इसलिए इस चीज का आप खास ख्याल रखें। किसी और का मोबाइल फोन अगर आप यूज कर रहे हैं तो बाद में जो है वो उसको बैलेंस, जाहिर है पैसे ना दें, ये नहीं कि हाथ में पकड़ा दिए पैसे, ये बहुत बदतमीजी वाला बिहेवियर होगा। उस खामोशी से बस उसके नंबर पे आप बैलेंस डलवा दें, ये आपकी तरफ से शुक्रिया का अंदाज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक और चीज की, जब हम घर में होते हैं या अक्सर ऐसा होता है, क्यूरियोसिटी खवातीन में ज्यादा होती है, जुस्तजू और खोज लगाना, टो लगाना। क्या करती है कि भाई जेठानी साहिबा ने मोबाइल मांगा कि अपना नंबर मुझे दे दो, मुझे अपनी अम्मी को कॉल करनी है, या देवरानी ने मांग लिया, या बहन ने मांग लिया, या अम्मी ने खाला से बात करने के लिए मोबाइल मांगा, और आपकी भाई बात क्या होगी आपने सिर्फ ये जानने के लिए रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन कर दिया। ये मैंने खुद बताते खुद अपनी आंखों से ये हरकत लड़कियों को करते हुए देखा है कि अम्मी ने खाला से बात करनी है ना, तो वो देखना है उन्होंने कि क्या बात हो रही है दोनों बहनों में, तो उन्होंने जो है वो अम्मी को कॉल मिला के दी। अब अम्मी को तो बेचारी को पता भी नहीं कि मोबाइल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और उन्होंने रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन कर दिया। तो ये बहुत कोई बेहुदा और बदतमीजाना हरकत है और इखलाक से गिरी हुई हरकत है। काइंडली इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त अगर कोई आपसे मांगे नंबर वगैरह आपका कॉल मिलाने के लिए, किसी से बात करने के लिए, तो आप जो है वो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन बिल्कुल भी ना खोलें, क्योंकि ये सख्त खिलाफ है किसी की टो लगाना। अच्छा, उसके बाद ये है कि मोबाइल फोन आपने देखा होगा कि हर वक्त हमारे यहाँ जो आजकल एक वो हो गया नॉर्मली कि जहां बैठे हुए वहां सेल्फी लेना शुरू कर दी। हमारे पीछे कोई पर्दादार बेचारी खातून अपना मुंह खोल के खाना खा रही है और हमें होश ही नहीं, हम सेल्फी ले ली हमने और वो सेल्फी हमने उस पर पोस्ट कर दी। उस बेचारी जो पीछे हमारी बैठ के खाना खा रही वाली बंदी थी, उसको पता भी नहीं है कि मेरी तस्वीर जो है वो कहाँ जा चुकी है, और आपने वो फेसबुक पर पोस्ट कर दी। कहीं ये एक्सीडेंट हो गया, तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। जब वो तस्वीरें वायरल होती हैं तो जब वो बंदा जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है उसके घर वालों के दिलों पे क्या गुजरती है कभी सोचते भी नहीं है लोग। हमारे यहाँ तो इतना जाहिलाना रवैया है कि एक्सीडेंट हो गया, खवातीन जो है वो पड़ी हुई है, दुपट्टे नहीं है उनके ऊपर, और उनकी वीडियोस पूरी दुनिया देख रही है। कोई कहीं पर कोई वाकया हो गया, इवन ये कि अगर आप नेट पर देखें ऐसी ऐसी अजीबोगरीब औरतों की फाइटिंग की वीडियोस पड़ी हुई है कि वो बेचारी महल्ले में निकली होंगी, आपस में लड़ाई हो गई, एक दूसरे पे हाथापाई हो गई, बाल नोच रही, कपड़े फाड़ रही हैं, और उसकी जो है वो वीडियो लोगों ने बना ली और फेसबुक पर डाल दी। तो ये जो चीज है ना आपकी, ये मोबाइल फोन का खतरनाक तरीन इस्तेमाल के बगैर पूछे सेल्फीज बना लेना। सेल्फी अगर आपको बनानी है, आप कोई ऐसा एंगल चूज करें, कोई ऐसा एंगल देखें कि पीछे पीछे जो है वो किसी का भी कोई पर्दा डिस्टर्ब ना हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो आपकी सेल्फी में ना आ रहा हो। और किसी की भी बगैर पूछे आप जो है वो ना वीडियो बनाए ना उसकी पिक्चर लें, चाहे वो कोई हादसा हो चाहे वो कुछ भी हो। खामोशी से चुपके से जो ये वीडियो बन जाती है ना और जो रिकॉर्डिंगें हो जाती हैं बाद में वो लीक हो रही होती हैं, हमारे माशरे का सबसे गंदा अलमिया है ये। सबसे ज्यादा जो गंद फैलाया है वो इस मोबाइल फोन के इतने गलत इस्तेमाल ने फैलाया है कि चुपके से किसी की कोई भी नाजेबा वीडियो बना लो, कोई बात कोई किसी भी कॉन्टेस्ट में कर रहा है उसकी वीडियो बना लो और फिर बाद में जो है वो सोशल मीडिया पर डाल दो। अच्छा तूबा, आप जितने भी सवाल कर रही हैं बेटा, ये मुझे बाद में जब हम अपना सवाल जवाब का सेशन करेंगे ना तो उसमें याद दिला दीजिएगा, मैं आपके सवालों के जवाब दे दूंगी। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ कि सेल फोन जो है वो हमें किस तरह से इस्तेमाल करने हैं। और अच्छा, एक और चीज कि देखिए हर बात जो है ना सेल फोन पर वो मैसेज पे करने वाली नहीं होती है, ये आप याद रखिए। कभी कभी मैसेजों का लोग इस कदर गलत मतलब निकाल लेते हैं, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वही बात अगेन कहूंगी कि बात तलाकों तक पहुंच जाती है। जो बात मैसेज पे करने वाली है वो आप मैसेज पे करें, और बात की नजाकत को देखें, बात की अहमियत को देखें। या तो वो कॉल पर करें, बल्कि मैं कहूंगी कॉल पे भी ना करें, वो फेस टू फेस करें। एक्सप्रेशंस, इंसान का टोन, इंसान का लहजा, इंसान के ये तमाम चीजें जो है ना वो आपके बात को वजन देते हैं। आपके एक्सप्रेशंस अच्छे हैं लेकिन सामने वाले को आपका मैसेज बुरा लग गया, आपके इंटेंशन भी नहीं थी उसकी कोई गलत बात करने की, लेकिन उसको बुरी लग गई और फिर उसने जो है वो कहा कि भाई आपने तो मैसेज पे मुझे फला बात कही थी। तो ये चीजें बड़ी जो है वो तकलीफ दे होती हैं और बहुत इंसान के लिए प्रॉब्लम्स का बाइस बनती हैं, इसलिए सेलफोन एटिकेट्स को अपनी जिंदगी में शामिल करें। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन एटिकेट्स। कम्युनिकेट करना किस तरह से है
किस तरह एक जेंटल लेडी को कम्युनिकेट करना चाहिए। एक जेंटल लेडी जो होती है, जेंटल वुमेन जो होती है, उसमें दोगलापन नहीं होता, मुनाफत नहीं होती कि एक लड़की के सामने उसका चेहरा कुछ और है और दूसरी लड़की के सामने, दूसरी दोस्त के सामने उसका चेहरा कुछ और है, वर्क प्लेस में उसका चेहरा कुछ और है, घर में उसका चेहरा कुछ और है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये तो मैं तो मुनाफत तो समझ लीजिए ना कि वो जहन्नुम का जो सबसे आखिरी गड़ा होगा, मुनाफिक वहां पर होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। तो मुनाफिकीन की बहुत सारी जो है वो मिसालें कुरान मजीद में बयान की गई हैं और बहुत सारी निशानियां बताई गई हैं। तो इन चीजों को आप देखिए कि मुनाफत में कौन कौन सी निशानियां आती हैं, और आप मुनाफत जो है वो बिल्कुल भी ना करें। कम्युनिकेशन करते वक्त अपने आप को क्लियर रखें, ट्रांसपेरेंट रखें, कि कोई भी आपके बारे में गलत बात ना कर सके। अच्छा, उसके बाद फौरन फ्री ना हो जाए किसी से भी, कहीं पर भी जा रहे हैं, ये नहीं कि आप एकदम से फ्री हो गए और फ्री होने के बाद जो है ना वो आपने उल्टे सीधे सवाल करना शुरू कर दिए। आपके बच्चे कितने हैं, बच्चे अभी तक क्यों नहीं हुए, शोहर की सैलरी क्या है, शोहर कहाँ क्या काम करते हैं, आपके अम्मी अबू जिंदा हैं या मर गए हैं, मतलब अगर मर गए तो किस तरह मरे थे, मतलब इतनी डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपने सामने वाले पे थीसिस नहीं लिखना, आपने कोई रिसर्च का मकाला तो उसके ऊपर लिखना नहीं है। तो उसको आप अपने जो उल्टे सीधे सवाल आप करती हैं वो करके जो है सामने वाले को आप परेशान ना करें। खासतौर पे वो वाली खवातीन जो तलाक लेके आती हैं, खुला ले लेती हैं, उनसे अजीबो गरीब सवाल, तुम्हारा शौहर पहला कैसा था, दूसरा कैसा है, तुम्हें अभी तक रिश्ता क्यों नहीं मिला, खुला तुमने कहाँ से ली, किस वकील ने तुम्हें खुला करवाई, तलाक की वजह क्या बनी। आय हाय, अगर हम इस जगह होते तो हम तो बड़ा अच्छे तरीके से इस चीज को डील कर लेते। तो ये जो बातें हैं ना, ये सामने वाले के दिल के ऊपर पत्थर की तरह लग रही होती हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी से ये कहने की कि अगर आपके 5 साल हो गए तो तुम्हें औलाद नहीं हुई, चलो अच्छा मैं तुम्हें वजीफा बताऊंगी, तुम वो पढ़ना तो तुम्हें औलाद हो जाएगी। देखिए, अगर कोई आपसे अपनी परेशानी बयान करे, अगर तो कोई आपसे बोले कि भाई आप मुझे इस बारे में कुछ बताइए, मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरा ये मसला है, मेरे शौहर का काम नहीं लग रहा, हम फाइनेंशियल इश्यूज का शिकार हैं, मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही, मेरी तलाक होने वाली है, मुझे अपने घर बसाना है, कोई अगर आपसे मशवरा मांगे तो उसको दें। चलते फिरते आपको मशवरे की मशीन बनने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसी औरतों से सख्त चिढ़ आती है जो जहां बैठी हुई होती है गलत गलत बातें, तुम्हारी बेटी का अभी तक जो है वो क्यों नहीं हुआ रिश्ता, मैं तुम्हें एक रिश्ते वाली के नंबर दूंगी। भाई, आपसे किसी ने रिश्ते वाली के नंबर मांगा था? किसी ने आपसे कहा था कि आप रिश्ता करवाएं? तो ये जो हरफन मौला बनने की आदत होती है, जो खलीफा गिरी होती है ना, ये खलीफा गिरी आप अपने घर के तक रखें तो ज्यादा बेहतर है, वरना ये आपको बदनाम जबाना कर देगी। अरे हाय, तुम्हारे चेहरे पे इतने दाने क्यों निकल रहे हैं? अरे भाई, उसका चेहरा है, वो जाने, उसका काम जाने। अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि यार मेरे चेहरे पे दाने निकल रहे हैं, मुझे इसकी कोई रेमेडी बताओ, तो समझ में भी आता है। लेकिन सबके सामने आपने अचानक कह दिया। अक्सर मैंने कजन्स में ये आदत देखी है कि अपनी बेटी अगर खूबसूरत है तो सामने वाली की बेटी को डिग्रेड कर दो। अरे हाय, तुम्हारे बच्चे का रंग तो क्या हो गया, इतना रंग डिम हो गया। अब सामने वाली औरत बेचारी वो इसी कॉम्प्लेक्स में मारी जाएगी कि यार मेरे बच्चे का रंग डिम हो गया। अब वो उसके ऊपर रेमेडियां उल्टी सीधी जो है वो थोपना शुरू कर देगी। हमारे यहाँ खवातीन में जो इखलाकी बुराइयां हैं ना, आप यकीन कीजिए, कभी कभी तो दिल मेरा खून के आंसू होता है और सर में पकड़ के बैठ जाती हूँ, क्योंकि अक्सर और बेशतर मैं खुद भी इन चीजों का शिकार होती हूँ। कि आप कहीं जा रहे हैं, आपका मूड बहुत अच्छा है, सामने वाले ने एक ऐसी बात कर दी आपके ऊपर, एक ऐसा फिक्रा आपके ऊपर बोल दिया, या फिर आपसे कोई ऐसा सवाल कर लिया कि उस मौजू पे आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे पब्लिकली, आप शादी में गए हैं, अहे ये वाला सूट तुम फिर पहन के आ गई, तुम्हारे पास और कोई सूट नहीं है? मतलब भाई, आपको क्या है, मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं? तो ये चीजें ऐसी है ना कि ये बड़ी बड़ी तकलीफ दे होती हैं। तो कम्युनिकेशन करते वक्त इस तरह के सवालों से बहुत ज्यादा गुरेज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड मैनर्स का आप इस्तेमाल करें, मैनर्स शो करें, एटिकेट शो करें। कोई अगर आपसे मशवरा मांगे, मोस्ट वेलकम, मुखलिसाना मशवरा दें। कोई अगर मशवरा नहीं मांग रहा, अपने मुंह के ऊपर जिप लगा लें। आप कोई कायदे आदम नहीं है, ना आप कोई फातिमा जना है कि अगर आप तकरीर नहीं करेंगी तो आपकी शख्सियत पर कोई असर पड़ेगा। आप खामोश बैठी हुई भी बहुत अच्छी लग रही है। अपनी खामोशी से लोगों को मुतासर करना सीखें। बिला वजह की बात करके आप किसी को भी परेशान ना करें, ना किसी की रात की नींद उड़ाएं, और ना किसी का सुकून आप जो है वो तवा बर्बाद करें। तो काइंडली कम्युनिकेशन स्किल्स की अंदर हमें ये चीज देखनी है। एक छोटा सा वाकया जल्दी से आपको बताती चलूं कि कम्युनिकेशन की स्किल के हवाले से गालिबन या तो खलीफा हारून रशीद का वाकया है या फिर खलीफा मामून रशीद का वाकया, ये मुझे कंफर्म नहीं है, इन दोनों में से कोई एक था। और उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनके सारे रिश्तेदार जो है वो मर गए। तो उन्होंने कहा कि भाई जो कोई भी जो है हमारी सल्तनत में हमें ये इसका वो बताएगा तो आपकी ताबीर, उसको हम इनाम और इकराम से नवाजेंगे, और जिसने गलत ताबीर बताई उसको सर कलम करवा दिया जाएगा। पता नहीं कितने लोगों को सर कलम होगा, क्योंकि जो आ रहा था वो यही बता रहा था कि भाई जितने आपके रिश्तेदार हैं ना वो मर जाएंगे, इस ख्वाब का मतलब यही है। फिर आखिरकार एक दाना शख्स आया, उसने कहा कि इस ख्वाब का मतलब यह है मोहतरम बादशाह सलामत, कि आपकी सबसे ज्यादा लंबी उम्र होगी आपके रिश्तेदारों में।
अब तो वो खलीफा जो थे वो बड़े जबरदस्त तरीके से मुस्कुरा गए, उनके तो मजे आ गए कि अच्छा सबसे ज्यादा लंबी उम्र मेरी होगी, उन्होंने बड़े नामो इकराम से नवाज दिया। यानी बात वही थी, सबसे ज्यादा लंबी उम्र अगर मेरी होगी तो यकीनन सब मेरे सामने ही मरेंगे ना, मैं अकेली रह जाऊंगी पीछे। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने कितना ट्रिकी बात करी कि वो जो खलीफा साहब थे सबसे सबका जो है वो सर कलम करवा रहे थे, उन्होंने जो है उस बंदे को इनाम इकराम से नवाज दिया। क्यों? क्योंकि उसकी बात करने का अंदाज ऐसा था, उसने इस तरह के अल्फाजों का चुनाव किया और इतनी ट्रिकी बात करी कि खलीफा साहब जो है वो उस बात तक की जो वो थी ना, जो उनको बुरा लग रहा था जिस चीज का, वो फिर उनको बुरा नहीं लगा। तो कम्युनिकेशन करते वक्त बात इस तरह से करें, अपने आप को इस तरह से सामने वाले के सामने पेश करें कि वो आपसे बात करके खुश हो जाए और दोबारा उसका दिल चाहे आपसे बात करने का, वो मौका ढूंढे, वो आपको बार बार ढूंढने की कोशिश करे, वो आपको बाद में मैसेज करे कि आपसे बात करके मुझे सुकून मिला, मुझे दोबारा आपसे बात करनी है। ऐसा ना हो कि कोई आपसे बात करे और फिर वो लाहौर और तौबा इस्तगफार पढ़ता हुआ वहां से उठे। तो इस चीज का जो है वो हमें ख्याल रखना है। देखिए अब हम अपनी फाइनल स्टेजेस में चलते हैं, इस वर्कशॉप को वाइंड अप करने की तरफ लेकर जाते हैं। जब हम बात करते हैं जेंटल बनने की, जब हम बात करते हैं पुरवकार होने की, जब हम बात करते हैं मेहरबान होने की, जब हम बात करते हैं खूबसूरत दिखने की, तो हमारे सामने कुछ शख्सियात होती हैं, कुछ आइडियल होते हैं हमारे। और कुछ लोगों का आइडियल जो है वो दुनियावी लिहाज से होता है, कुछ का दीनी लिहाज से होता है। लेकिन एक मुसलमान और एक मोमिन का जो आइडियल है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बाद सहाबा कराम औलिया कराम होने चाहिए। इससे बड़ा कोई आइडियल आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा। सीरत अगर आप पढ़ना शुरू कर दें और सीरत को पढ़ें तो सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई आप सबक पढ़ रहे हैं, आप सीरत का मजा लें। आप उस जमाने में खो जाएं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ हुआ करते होंगे, कितना खूबसूरत दौर होता होगा। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मस्जिद नबी के अंदर जो है वो खजूरों की छाल की मस्जिद बनी हुई है, वहां हमारे प्यारे नबी जो है वो मिंबर पे तशरीफ फरमा है और तमाम सहाबा कराम बैठे हुए हैं और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दर्स फरमा रहे हैं, या वो अपनी वाइफ के साथ बीबी आयशा लाडली वाइफ जो थी उनके साथ वो कहीं बैठे हैं और उनके साथ बैठ के वो बात गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा तो ज़हरा को किस तरह वेलकम किया करते थे, माथा चूमते थे और अपनी जगह पे उनको बिठाते थे। तो अगर आप इन चीजों को महसूस करें दिल से तो आप यकीन कीजिएगा कि आपको जो है ना बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपनी जात पर, खुद ब खुद ये तमाम चीजें आपकी जात का हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगी। आपको बहुत मजा आएगा सीरत पढ़ने में। तो सीरत का मजा लीजिए, उस दौर में खो जाइए, उस वाकये के अंदर अपने आप को जम कर लीजिए और फिर आप देखिए कि आपके अंदर आपकी शख्सियत में क्या निखार पैदा होता है कि लोग जो है ना वो आपसे मिलने के लिए तरसेंगे, लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे, लोगों को आपसे बात करके सुकून कल्ब महसूस होगा। और यही है एक जेंटल इंसान की निशानी कि जो जेंटलमैन होता है या जेंटल वुमेन होती है उससे बात करने के बाद इंसान को फिर चैन नहीं आता, वो कहता है दोबारा बात करनी है, इस बंदे से बात करके कुछ सुकून मिला है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है कि रिएक्शन, हर सिचुएशन में फौरन रिएक्शन ना दिया करें, सोच समझकर बिहेव करें। खास तौर पे लड़कियां जब अपनी ससुराल चली जाती हैं, हमारे यहाँ तो एक अजीब व गरीब किस्म का आजकल वो चल रहा है कि ससुराल को लेकर इस कदर रोना गाना, हवा बना लिया लोगों ने ससुराल को। ससुराल कोई हवा नहीं है। अगर आपको हैंडल करना आता है तो आप वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी अपने आप को बेहतर अंदाज में प्रेजेंट कर सकती हैं उनके सामने। होते हैं ऐसे कुछ लोग, बहुत बुरे लोग टकरा जाते हैं, अल्लाह ना करे कि किसी बेटी को इस तरह के लोग टकराएं कि वो इंसानियत से ज्यादा गिरा हुआ सलूक करते हैं बच्ची के साथ में, अल्लाह ना करे कभी किसी बेटी के साथ ऐसा हो। लेकिन अगर आप जो है वो बुरे हालात का मुकाबला कर रही हैं तो आपके अंदर एक सब्र होना चाहिए, एक तहम्मुल होना चाहिए। सब्र जो है वो बावेला मचाने के बाद खामोश होने का नाम सब्र नहीं है। सब्र जमील कहा गया है ना कि खूबसूरत सब्र, ऐसा सब्र जो कि सदमे के शुरू के अंदर आपको आए, यानी कोई बात हुई और आपने उसी वक्त अल्लाह की रजा में राजी होकर अपने आप को जो है वो सुकून की कंडीशन में अगर आप ले गए, तो ये कोई आसान काम नहीं है ये वाला सब्र करना, ये बहुत बहुत मुश्किल काम है ये वाला सब्र करना। लेकिन ये है कि ट्रेनिंग अगर आप करेंगी अपनी सेल्फ को, अगर आप इस चीज का आदी बनाएंगी तो आप इंशाअल्लाह ताला आदी हो जाएंगी। और सब्र करने का मतलब ये नहीं है कि आप जुल्म को बर्दाश्त करना शुरू कर दें। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीजी करना शुरू कर दें, बदतहजीबी और बदजबानी करना शुरू कर दें। हर चीज का एक तरीका कार होता है और उस तरीके कार को आपने समझना होगा, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करनी होगी। किस तरह क्या, किस तरफ बिहेवियर, कहाँ कौन सी आपने बात करनी है, किस लहजे में करनी है, ये आपको पता होनी चाहिए। किससे किससे क्या बात करनी है और उम्र का लिहाज करते हुए बात करें। तो ये तमाम चीजें जब आप इंशाल्लाह ताला जो हमने कल की और आज की वर्कशॉप में सीखी हैं, अगर आप अपनी जिंदगियों में अप्लाई करेंगी तो
इंशाअल्लाह ताला आप जेंटल बन सकती हैं। ऐसा नहीं है, जेंटल बनने का सफर बहुत लंबा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम जिंदगी को देखें, 40 साल सिर्फ आपके अखलाक का डंका बचा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मुबारक थे, जो 40 साल में आपकी शख्सियत को जो है ना, वो जो दुश्मन थे ना, जो अबू जहल था, वो भी कहता था कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोल सकते। अगर मोहम्मद ने कहा है कि इस पहाड़ी के पीछे से लश्कर आ रहा है, तो उसका मतलब आ रहा है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वो अबू जहल था, जहालत का बाप था, इसलिए उसने नहीं माना। लेकिन वो जानता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन है और सच्चाई के जो है वो लंबरदार है। ये वाली जो सिचुएशन होती है ना लाना, ये ट्रेनिंग मांगती है, आपका सेल्फ ट्रेनिंग मांग रहा है। आप सेल्फ को ग्रूम करें, ट्रेन करें, बार बार ट्रेन करें, अपने जमीर को जिंदा रखें। तो यहीं पर जो है वो हम अपनी इस वर्कशॉप का जो है वो हम इख्तिताम करेंगे। सवाल जवाब का सेशन हम शुरू कर रहे हैं। आप में से जो भी जिसका भी जो सवाल हो वो मुझसे कर सकता है, और सवाल जो है वो आप अपने चैट के अंदर लिखकर भेज दीजिए, तो फिर मैं आपको उसके जवाब दे दूंगी। अच्छा, एक और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितनी भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास, जो पुराने हैं या जो नए हैं, जिस ग्रुप में आपको ऐड किया गया है ईमान अकेडमी, ये वो ग्रुप आप लीव मत करिएगा। उसकी वजह ये कि आपको आपके सर्टिफिकेट्स देने हैं। जो कराची वाले हैं उनको एक बाकायदा, जिस तरह मिस ईमान ने बताया कि छोटी सी तकलीफ करके हम उनको सर्टिफिकेट बुला कर देंगे। और जो ऐसे हैं जो कराची से बाहर के लोग हैं, दूसरे सिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो उनको जो है वो सर्टिफिकेट उनके घरों पर पोस्ट किया जाएगा प्रिंट फॉर्म में। तो ये आपके लिए एजाज भी होगा और हमें भी खुशी होगी कि आपने हमारे साथ जो है वो कोऑपरेट किया, तो आपको आपका एजाज मिलना चाहिए। तो काइंडली आप जो है वो ग्रुप को लीव मत कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज में, लेकिन आप ग्रुप से जुड़े रहिएगा, ताकि जब आपसे आपका एड्रेस मांगा जाए तो आपको जो है वो आपका सर्टिफिकेट मिल जाए। अच्छा, तूबा गुल का सवाल था, मैं जरा इनके सवालों की तरफ आ जाऊं। सबसे पहले इन्होंने सवाल किया कि हाउ हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ अननोन कॉल्स। देखिए, जब हम बैलेंस डलवाने जाते हैं या फिर जब हम वर्क प्लेस पर होते हैं, जगह जगह हमारा नंबर जा रहा होता है, तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि हमारे मोबाइल पे कॉल ना करो। आपके पास अननोन नंबर्स आएंगे। अननोन नंबर से निपटने के लिए आपको मोबाइल में एक ऑप्शन दिया गया है ब्लॉक का, आप उसको ब्लॉक कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि हर जगह अपना नंबर बांटते मत फिरें। जहां पर देना बहुत जरूरी हो वहां पर आप अपना नंबर दीजिए, जहां बहुत जरूरी नहीं है वहां स्किप कर दें। भाई का, अब्बू का, शौहर का नंबर इस्तेमाल कर लें, किसी अम्मी का नंबर इस्तेमाल कर लें, अपने नंबर को देने से गुरेज करें। और इसके अलावा अगर आप बैलेंस डलवाने जाती हैं तो खुदारा बैलेंस वाली दुकानों पर खवातीन खुद ना जाएं, तो बेहतर है अपने घर के किसी मर्द को भेज दें, आपके घर में कोई मुलाजिम है उसको भेज दें, या फिर आप कार्ड ले लें, अपना नंबर ना दें, कार्ड ले लें 100 रुपए वाला, अपना नंबर ना दें, खुद जाके जो है वो अपना बैलेंस ना डलवाएं। बैलेंस की शॉप से भी बड़े मसले मसाइल होते हैं और वहीं से जो है ना वो फिर कॉलें आना लड़कियों को शुरू होती है। अच्छा, ये तो आपका पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा आपका सवाल है, हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ यूज ऑफ एक्सेसिव मोबाइल फोन। देखिए, इंसान को ना अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। आपका जो दिमाग है वो पूरा कंट्रोल में है आपके। कोई इंसान इस चीज को जाने या ना जाने, ये उसकी मर्जी है, इस चीज को माने या ना माने ये उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बना के बहुत सारी चीजों को आपके कंट्रोल में दे दिया है। मोबाइल फोन को हमने ईजाद किया है, मोबाइल फोन ने हमें ईजाद नहीं किया। मोबाइल फोन को किस तरह इस्तेमाल किया करना चाहिए, इसके तमाम फीचर्स एक इंसान ने ही बनाए हैं, इसने खुद नहीं बना लिए। ऐसा नहीं है कि ये कोई जादुई चीज है और ये आपको अपने शहर में जकड़ लेगी। हाँ, ये आपको अपने शहर में उस वक्त जकड़ेगी जब आप बैठे बैठे बिला वजह बैठे हुए और आपने स्क्रॉलिंग करना शुरू कर दी, फेसबुक खोल के बैठ गए, इंस्टाग्राम खोल के बैठ गए, दोस्तों से व्हाट्सएप के ऊपर आप गपशप करने बैठ गए। जब आप तहैया कर लेंगे कि मुझे मोबाइल फोन बिला वजह इस्तेमाल नहीं करना, नहीं करना का मतलब नहीं करना, इसके लिए ट्रेनिंग 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 और सिर्फ ट्रेनिंग चाहिए होगी। आपको आपको एक्सरसाइज करनी होगी। ये समझ लीजिए कि मोबाइल फोन आपके सामने रखा हुआ है, आपके हाथ आपको बार बार कह रहे हैं कि तूबा बीबी जल्दी से मुझे पकड़ लो, मुझे तुम्हारे हाथों की जरूरत है, लेकिन आपने मोबाइल फोन को हाथ नहीं लगाना। इसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी होगी। अच्छा, एक छोटा सा मैं आपको खुलिया दे रही हूँ, छोटा सा एक फॉर्मूला दे रही हूँ साइकोलॉजी के हवाले से, कि कोई भी काम, कोई भी हैबिट जो है वो आप बिल्ड करना चाह रहे हैं, या आप किसी भी हैबिट को छोड़ना चाह रहे हैं, कोई बुरी आदत है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी आदत है जिसे आप अपनाना चाहते हैं। रात को सोते वक्त जब आप बिल्कुल बिस्तर पे चले जाते हैं, अब आपको किसी से बात नहीं करनी, अब आपको बिल्कुल सोने का टाइम हो गया, लाइट ऑफ हो गई है, तो 3 से 7 मरतबा या फिर 7 से 15 मरतबा आपने वो बात दोहरानी है कि जैसे मैं कहूंगी, कुरतुलैन अब झूठ नहीं बोलना, कुरतुलैन अब तुमने झूठ नहीं बोलना, कुरतुलैन अब तुमने झूठ नहीं बोलना, अब तुमने गीबत नहीं करनी, अब ये काम नहीं करना, अब पर्दा करना है, फलां ढंग जो भी आपका आपका डेस्टिनेशन है, जो भी आपका जुमला है, आप वो कहें। और आप देखिएगा कि 14 डेज तक आप ये काम करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी हैबिट जो है ना वो बिल्ड हो जाएगी और जो भी बुरी आदत है वो छूटना शुरू हो जाएगी।
ये मैंने आपको एक साइकोलॉजी का एक छोटा सा फॉर्मूला दिया है। अच्छा, एक और आया है सवाल के आजकल के दौर का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि किसी को खुश नहीं रहने दिया जाता। अगर शादीशुदा लड़की ने घर पर लिपस्टिक नहीं लगाई तो ये कहा जाता है कि अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं। अगर थोड़ा तैयार हो जाए तो ससुराल से ये सुनने को मिलता है कि भाई भाई नंदे कंवारी बैठी हैं और इनको जलाने के लिए और देवर को लुभाने के लिए। अगर शादी से पहले तैयार हो जाए तब भी लोगों की सौ बातें। इन सब से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने तुबा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना कि लोगों की फिक्र करना छोड़ दें। लोगों की फिक्र करना कोई बुरी बात नहीं है। अपने वालिदैन की फिक्र करना, ससुराल वालों की फिक्र करना पॉजिटिव वे में कि उनके पास खाना होना चाहिए, उनको आपने कपड़े आप इस्त्री करके दें, आप उनकी एहसासात का ख्याल रखें। लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, तो वहां आपको थोड़ा सा जो है वो अपने आप को जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा ढीठ भी बनाना पड़ेगा। अल्लाह के डेस्टिनेशन को देखें, अल्लाह क्या चाह रहा है। अल्लाह आपसे क्या चाहता है, आपकी जात से अल्लाह ने क्या तवक्का लगाई हुई है, वो चीज देखें, उसको उसकी उम्मीद पर आप पूरा उतरें। लोगों को आप एक साइड में कर दें। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, जाहिर है, मैं जानती हूँ जब आप एक फैमिली में रहते हैं तो वहां पे जब इस तरह की बातें होती हैं तो इंसान जो है वो साइकोलॉजिकली परेशान होना शुरू हो जाता है, टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप ये देखिए कि जिन लोगों में आप सरवाइव कर रही हैं, जिन लोगों के साथ उठ रही बैठ रही हैं, उन लोगों का मिजाज कैसा है। अगर कुछ दिनों के लिए आपको उनके मिजाज के मुताबिक अपने कुछ काम छोड़ने पड़ जाएं तो थोड़े से आप अपने आप को छोड़ दें। थोड़ा सा देखिए, जब चीजें बहुत ज्यादा सख्त हो रही होती है ना तो चीजों को थोड़ा सा इलास्टिक कर दें, थोड़ा सा उनको बेंड कर दें, थोड़ा सा उनको ढीला छोड़ दें। अगर आप भी सख्त हो जाएंगी और वो भी सख्त हो जाएंगे तो मामला टूट जाएगा। मामला को तोड़ना नहीं है, मामला को बनाना है। अगर आपको लगता है कि भाई उनको लग रहा है कि लिपस्टिक लगा के आप कंवारी नंदों के सामने जलाने के लिए लगा रही हैं या आप अपने देवर को लुभा रही हैं, तो जिस वक्त आपके शौहर और आप कमरे में अलोन होते हैं उस वक्त आप खुली तैयार हो जाएं, अच्छे से तैयार हो जाएं, जिस तरह चाहें तैयार हो जाएं। थोड़ा सा आप अपने आप को जो है ना उस वक्त अपने ऊपर जबर कर ले, जिद ना बनाए। ऐसा नहीं है कि सास ने अगर आज टोंट मारा है कि भैया तुमने लाल लिपस्टिक क्यों लगा के बैठ गई, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे देवर घर में, तो आपने कल उसी वक्त लाल लिपस्टिक लगा ली, ये एक जिद वाली बात आ जाएगी। हालांकि आपके जहन में नहीं है जिद वाली बात, लेकिन आपकी सास यही समझेंगी कि यार ये औरत मुझसे जिद लगा रही है। अब आपने क्या करना है, उनकी साइकोलॉजी को पढ़ना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हकीकतन में आपको कुछ देखना नहीं चाहते। जेलसी जो है वो हमारी उम्मत का एक खास वस्फ बन चुका है, खास सिफत बन चुकी है कि हमारी उम्मत में जेलसी का फैक्टर खासतौर पर खवातीन में, और इसीलिए जहन्नुम में तादाद भी ज्यादा होगी कि जेलसी और एक नाशुक्री बेइंतहा की है। तो उसके लिए तो फिर सूरह नास और सूरह फलक आपको बताई गई है, वो आप पढ़िए ताकि आप जेलस लोगों से महफूज रह सकें। लेकिन जो इस तरह की जो टॉन्टिंग बाजी है उससे बचने के लिए बेहतर यही है कि आप कमरे के अंदर अपने शौहर से ताल्लुकात को मजबूत से मजबूत बनाइए और अपनी जो सास साहिबा हैं उनको तब जवाब देना या उनके मुंह लगने से आप थोड़ा परहेज कीजिए। क्योंकि जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो खुले आम आपके ऊपर आपकी जात पे कीचड़ उछालते हैं कि भाई तुम तो अपने देवर को लुभाने के लिए ये सब कर रही होती हो, इस तरह के लोग किसी भी वक्त आपका कपड़े उतार सकते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा सा जरा अवॉइड करना चाहिए और थोड़ा सा जरा बचना चाहिए। तो आपको अगर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ जाए तो थोड़ी सी आप स्ट्रेटेजी को चेंज कर लें। अच्छा, और आगे ये फरमाती हैं कि कल आपने एक बात की है, आपकी अपनी सोच पॉजिटिव होगी तो आपको अगले बंदे को सोच भी पॉजिटिव लगेगी, और अगर आपकी सोच नेगेटिव होगी तो अगले बंदे की सोच भी नेगेटिव लगेगी। बट मैम, एक औरत अपनी तरफ आती हर अच्छी और बुरी नजर को पहचान जाती है, और कहा जाता है कि घर में बाप और भाई का अलावा बाहर के हर मर्द की नजर बुरी होती है। खुद को इंसान कितना भी कवर क्यों ना कर ले, लेकिन खुद को सिक्योर कैसे कर सकता है? देखिए, अब आपने यहाँ पे दो अलग बातें की हैं। जो कल मैंने बात कही थी पॉजिटिव और उसके हवाले से, वो रिलेशनशिप के हवाले से या कम्युनिकेशन के हवाले से की थी, अच्छे गुमान की बात की थी। तो यहाँ पर ये वाली बात तो आपकी खत्म हो गई कि गुमान आप अच्छा रखें, अल्लाह ताला जो बुरे गुमान वाले लोग होंगे उनसे आपको बचाएगा, और उनके बुरे गुमान की जो वो है, जो गंदगी है, वो आप तक पहुंचने नहीं देगा। इंशाअल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। और दूसरी बात आपने पर्दे के हवाले से करी कि पर्दा जो है आपने अपने आप को कवर कर लिया, बाया भी पहन लिया। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी नामहरम आपको देखेगा, जो भी नामहरम आपको देखेगा, कहीं ना कहीं उसके दिल में कोई ना कोई खराबी जाने का खदशा है। ठीक है ना? क्योंकि हदीस मुबारक है कि जहाँ मर्द और औरत अकेले हो वहां पे तीसरा शैतान होता है। बिलफर्ज आप अकेले नहीं है, आप सबके साथ जा रही हैं और आपने कवर भी किया हुआ है, फिर भी लोग आपको देख रहे हैं,
तो अब यहाँ पर आपका फॉल्ट नहीं है, आप अपने आप को इनसिक्योर महसूस ना करें। आप अपने महरमों के साथ हैं या महरम के साथ अगर आप नहीं भी हैं तो आपने अपने आप को कवर किया हुआ है, आपकी कोई भी बॉडी का पार्ट दावत नहीं दे रहा किसी को, आपकी बॉडी का कोई पार्ट किसी को ये नहीं कह रहा कि मुझे देखो, लेकिन फिर भी सामने वाला अगर आपको देख रहा है तो उसकी ये गुनाह उसके ऊपर पड़ेगा, आपके ऊपर इसमें कोई गुनाह नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक और बात है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह तूबा जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। फ्रेंड, कल एक सवाल था कि जो लड़कियां जिनको बच्चों मतलब बचपन से आदत हो जाती है लचक कर मटक कर चलने की, तो उनकी आदत हम कैसे चेंज कर सकते हैं? इस सवाल पर भी रोशनी डाल दें, आप जवाब पर सॉरी सवाल तो हो गया। हाँ, अच्छा हुआ ईमान आपने मुझे याद दिला दिया, मैं भूल गई थी सवाल। हमारी कल एक बहन ने सवाल किया था कि जो बच्चियां जो है वो बचपन से उनके अंदर आदत थोड़ी सी उनकी बिगड़ जाती है किसी भी वजह से, कि उनकी चाल जो है वो अजीब सी हो जाती है, थोड़ा सा लटके झटके उनकी चाल में आ जाते हैं, तो वो अब जब बड़ी होती हैं और अगर उनको एहसास हो जाए इस बात का, तो वो किस तरह अपने आप को सही करें। देखिए, सबसे बड़ी सक्सेसफुल बात यह है, सबसे बड़ी मैं कहूंगी उन खवातीन के लिए कामयाबी की बात यह है कि वो अपनी कमजोरी को उन्होंने भांप लिया कि हमारे अंदर ये कमजोरी है या हमारे अंदर ये गलती है, हमारे अंदर ये खामी है कि हम इस तरह से चलते हैं, सामने वाला जो है वो हमें देखता है। जब आपने देखिए सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि शैतान चाहता ही नहीं है कि कोई इंसान ये सोचे कि यार उसके अंदर ये खामी है, शैतान आपको कभी वहां सोचने ही नहीं देगा। और अगर आपने सोच लिया तो समझ लीजिए कि आपने शैतान को जो है ना ठुड्डे मार के बाहर भगा दिया, आपने बहुत बड़ा काम किया है ये सोचकर। अच्छा, अब आपने सोच तो लिया लेकिन आपको ये नहीं पता कि अब आपने इस गलती को सुधारना कैसे है। सबसे बड़ी मिसाल जो मैंने बताई कि आप हमारे सामने जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक मर्द है ना, अब अगर औरत को एक आइडियल देखना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मामला हम अपने अंदर ला सकते हैं, लेकिन एक औरत वाली जो खुसलतें हैं वो तो जाहिर है हम किसी औरत से ही सीखेंगे। तो हमारे पास कौन सी आती हैं खवातीन? बीबी आयशा, बीबी खतीजा, बीबी फातिमा तो जहरा, और फिर तमाम हमारी सहाबिया। क्या आप वो देखिए जंग के मौके पर जो है वो अपने भाई का मालूम करती हुई जा रही हैं, एक बहुत मशहूर मारूफ सहाबी हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और लोगों ने कहा कि आपके भाई शहीद हो गए और आपका पर्दा अभी तक कायम है। तो उन्होंने कहा मेरा भाई मरा है, मेरा पर्दा थोड़ी चला गया है कोई, मेरा भाई इस दुनिया से रुखसत हुआ है, मेरा पर्दा रुखसत नहीं हुआ। तो ये वाली अगर आप देखेंगी ना सहाबियात को तो आपको पता लगेगा कि आपने अपने आप को कौन से पॉइंट पे सही करना है। अब बात करते हैं वॉकिंग स्टाइल की, कि अगर किसी को लगता है कि उसका वॉकिंग स्टाइल सही नहीं है, तो एक जो ट्रिक्स हमें जिस तरह अपनी अपनानी चाहिए कि जब आप अपने घर में अकेली हो, घर में नहीं तो कमरे में अकेली हो, सहन हो, छत हो, जहां पर भी आप इसको प्रैक्टिस को ला सकें, आप ये देखिए कि आपकी वालदा जो है अगर वो सही तरीके से चलती हैं, या किसी ऐसी लेडी को आप देखिए कि वो किस तरह सही तरीके से चलती हैं, तो आप उनकी चलने का अंदाज देखिए और फिर उसको कॉपी करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा सिमट कर, टांगों को फैलाइए मत, टांगों ये नहीं कि आपका पैर का जो एक एरिया है वो जा रहा है मशरिक में और दूसरा जो पैर की सिमत है वो जा रही है मगरिब में। थोड़ी सी आप इसको प्रैक्टिस में लाइए। जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगी ना चलने की और अपने आप को समेट कर चलेंगी, तो इंशाल्लाह ताला तकरीबन 15 से 16 डेज के अंदर ही, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली 15 से 16 डेज में आपकी हैबिट बिल्ड हो जाएगी सही तरीके से चलने की। सारी बात है कंसंट्रेशन की, सारी बात है फोकस की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हकलाते बहुत ज्यादा है बात करते वक्त, मैंने देखा है, और मैंने क्योंकि ऐसे लोगों के साथ, मैं ऐसे डॉक्टर के साथ उठती बैठी हूँ जो लोग अपनी स्पीच थेरेपी वगैरह करवाते हैं, तो उनका सबसे मेन यही होता है कि वो मरीज को यही कहते हैं कि आपने कॉन्सेंट्रेशन 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 क्या, सबसे पहले अपने जहन में उस जुमले को सोच लें। मैंने अब अगला जुमला ये अदा करना है कि आपने इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। मैं एक हकली हूँ, यानी मैं हकला कर बात करती हूँ और मैं बार बार हकला रही हूँ, बार बार मेरे मुंह से अल्फाज उल्टे सीधे निकल रहे हैं, तो मेरे लिए क्या होगा कि पहले मैं अपने जहन में सोच लूं कि अब मैंने जो अगला जुमला अदा करना है ना वो ये वाला जुमला है। आप यकीन कीजिए जब आप अपने जहन में वो चीज सोच लेंगे ना तो आपका जहन भरपूर तरीके से साथ देगा उस जुमले को अदा करने के लिए सही तरीके से। ठीक है, जब आपको लगता है कि आपकी जो चाल है उसमें कहीं ना कहीं कोई पॉइंट है, कोई उसमें कमी है, कोई उसमें लचक है, तो आपने अपने जहन के अंदर अपनी चाल को बना लिया आंखें बंद करके कि मैंने इस तरीके से चलना है, और फिर आप प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए आपको, 15-16 दिन की आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके अंदर से वो जो गलत हैबिट होगी वो खुद ब खुद गायब हो जाएगी और अच्छी हैबिट आपकी बिल्ड हो जाएगी। ये तो साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी चीज को बदलने के लिए आपको बस 2 हफ्ते चाहिए होते हैं। और फिर अगर आप देखें इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो अमल अल्लाह के नजदीक बहुत ज्यादा मकबूल है जो तसलसल से किया जाए। और अगर आप तसलसल से अपनी प्रैक्टिस करेगी ना तो अल्लाह आपका साथ देगा, अल्लाह आपको बताएगा किस तरह से चलना है। अल्लाह देख रहा है कि मेरी बंदी जो है वो अपनी चाल ठीक करना चाह रही है, अपने आप को समेटना चाह रही है, हया के साथ चलना चाह रही है, तो वो आपको जो है वो मदद करेगा आपकी चाल को बेहतर बनाने में।
अच्छा चलने का तरीका क्या है, एक सवाल ये आया। देखिए चलने का तरीका ये है कि आपके ठुमके महसूस ना हो रहे हो। भाई एक तो ये बात है कि अल्लाह माफ करे, कुछ खवातीन का जिस्म ही ऐसा होता है कि इतने बड़े बड़े उनके हिप्स होते हैं कि अगर वो चल रही होती है तो वो बेचारी अपने आप को कितना भी समेट ले, फिर भी उनके ठुमके जो है वो अलग अलग, ऐसा लगता है कि एक हिप्स उनका कहीं और जा रहा है और दूसरा हिप्स उनका कहीं और जा रहा है। हम यहाँ पे सब खवातीन है इसलिए हम खुलकर बात कर रहे हैं, और हमें इस मौजूद में खुल के खवातीन को बात करनी चाहिए ताकि हम मसाइल का हल तलाश कर सकें। तो ऐसी खवातीन को मैं कहती हूँ कि वो अबाए के ऊपर एक थोड़ा सा बड़ा सा चादर टाइप कुछ ले ले, ताकि जो उनका एक वज़ाक़ता है ना वो थोड़ी सी जो है वो छुप जाए, उनका जो बॉडी शेमिंग है, बॉडी जो उनकी शेप है वो थोड़ी सी छुप जाए। अब क्या कर रहे हैं कि जो चलने का तरीका कार है उसमें क्या है कि आपका जो सीना है, आपका जो आपके जो ब्रेस्ट है, वो आपकी जो ब्रा है वो बिल्कुल फिटेड होनी चाहिए, आपके साइज के हिसाब से होने चाहिए। ये नहीं कि आपका ब्रेस्ट साइज बहुत ज्यादा है और आपने ब्रा जो है वो बिल्कुल ढीली सी पहनी हुई है। अब जब आप चलेंगी ना तो वो जो आपके ब्रेस्ट इधर से उधर होंगे और सामने वाले को वो एक अजीब व गरीब किस्म का तासुर दे रहे होंगे। ये मैंने अक्सर खवातीन को देखा है, अबाए वालियों को भी और बगैर अबाए वालियों को भी। आपकी ब्रा का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है खवातीन का, जो खासतौर पे जो तकरीबन 25 साल से ऊपर की लड़कियां हैं, उनके जो है वो पूरी फिजिक उनकी बन चुकी होती है, पूरी बॉडी उनकी जो है वो पूरी शेप में आ चुकी होती है। तो उस वक्त जो है उनको सोचना चाहिए कि अगर वो बैठ रही हैं, ये नहीं कि वो अगर जमीन पर बैठी हैं और वो अगर खड़ी हो रही है तो सबसे पहले उन्होंने अपने हिप्स हवा में बुलंद कर दिए। अगर आप खड़ी हो रही हैं तो आप अपने पंजों के बल खड़ी होना सीखें। ये नहीं कि अगर आप बैठी हैं, पीछे आपके अब्बा भाई और शौहर बैठे हुए, उनके मुंह के ऊपर से हिप्स प्रवास करते हुए हवा के अंदर बुलंद हो गए और फिर आप अपना पूरा वजूद उठा रही हैं, तो कितना बुरा एक अजीब सा मतलब जाएगा सामने वाले को। मैंने खवातीन को देखा है बाजार के अंदर, उनके हाथ से कोई शॉपर गिर गया है तो अब वो झुककर जब वो उठाती हैं, पीछे से जो एक नमूना उनका जो हिप्स का जो एक नमूना समझ में आता है, मर्द जो है वो बाकायदा मजाक उड़ा रहे होते हैं बैठ के। आप मर्दों की साइकोलॉजी तो नहीं बदल सकते हैं, जाहिर है आप अपने आप को ही सही कर सकते हैं। अगर कोई चीज गिर गई है तो आप पंजों के बल नीचे बैठिए, उस चीज को उठाइए और फिर पंजों के बल ही खड़ी हो जाइए। खास तौर पे जब हम कोई दस्तरखान जिनके घरों में नीचे लगते हैं, और बहुत अच्छी बात है नीचे जमीन पर दस्तरखान लगना, जब वो खवातीन आके झुक झुक के जो है वो प्लेटें रख रही हैं और वो ट्रे रख रही हैं, खासतौर पर अगर कोई गैर महरम भी सामने बैठा है, अब आपका दुपट्टा भी नीचे हो रहा है, आपका गला भी नीचे हो रहा है, तो आप ऐसा ड्रेस पहनिए जो थोड़ा सा गला जिसका तंग हो, आस्तीनें उसकी पूरी हो, दुपट्टा आपने सही से लिया हुआ हो। या फिर कोशिश ये करिए कि आपको झुकने की जरूरत ना पड़े, आप अपनी जगह किसी अपने शौहर अब्बा भाई को या किसी भी घर की जो बुजुर्ग खातून है उनको बिठा दीजिए और उनको सामान देती रहिए, वो आपका सामान नीचे आपको सामान नीचे झुकने की जरूरत, और आपके पिछवाड़े का भी बहुत बुरा मंजर पेश होता है, तो ये दोनों चीजें ही बहुत बुरी हो जाती हैं। तो खास तौर पे तो इस हवाले से तो ये बात हो गई। चलने के हवाले से जो आपने खास तौर पे पूछा कि चलने के हवाले से क्या है, जब आप शीशे में देखिए, जब आप चल रही होंगी आप अपने आप को शीशे में देखिए, अगर आपको जरा सा भी महसूस होना कि आपकी जो चाल है वो कैट वॉक वाली है, जिस तरह औरतें कैट वॉक में चलती हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी चाल डिस्टर्ब चाल है, आपको अपनी चाल सही करने की जरूरत है। चाल के वक्त आपका जिस्म के अंदर लहर नहीं आनी चाहिए। जो लहर आती है ना, अभी आप जितनी बहनें बैठी हैं वो जरा लहराएं थोड़ा सा, मैं लहरा रही हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि मेरी चाल के अंदर लहर आ रही है। ये लहर आपकी बॉडी के अंदर दाखिल नहीं होनी चाहिए, विदाउट लहर चलना है आपने। तो ये इस सवाल का जवाब था। मुझे उम्मीद है कि मैंने पूरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी होगी और आपको जो है वो समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। 12:12 हो रहे हैं, हमारा ये सेशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और बार बार मैं दोबारा आपसे यही कहूंगी कि ईमान एकेडमी के ग्रुप में आप जुड़े रहिएगा, ग्रुप को लीव मत कीजिएगा ताकि आपके सर्टिफिकेट जो है वो आप तक पहुंच जाएं। अच्छा जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई सवाल नहीं है। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे 2 बातें पूछनी थी कि एक अमूमन ये होता है कि जिन बच्चियों ने दीनी आलूम हासिल किया हुआ होता है तो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लूज होता है, और जो कोई यूनिवर्सिटी या इस तरीके से लेवल का एजुकेशन हासिल की हुई होती है तो वो किसी भी दूसरे दीनी मदारिस वाले बच्चों को बहुत अपग्रेड करते हैं, वो कहते हैं वो डाउन है। और तो दीनी मदारिस जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको किस तरीके से अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए और किस तरीके से कॉन्फिडेंस अपने ऊपर डिलीवर करना चाहिए, अपने अंदर डेवलप करना चाहिए कि वो दूसरों के सामने खड़े हो सकें। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही काम का सवाल आपने पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इस सवाल के लिए तो आपको वाकई में अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए क्योंकि ये एक दौरे हाजिर का बड़ा मसला है।
मसला ये है कि जो बच्चियां और जो बच्चे, इवन लड़के भी जो हमारे मदारिस में पढ़ते हैं, और सल्यूट है उनको कि वो दुनिया के मामलात को छोड़ के वहां पे दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मदारिस का माहौल थोड़ा सख्त होता है, लड़के लड़कियां जो हैं वो थोड़े उस मखलूत माहौल में होते हैं, जाहिर है, और भी बहुत सारे मामलात हैं, और इसमें हमारे कहीं ना कहीं मदारिस के जो मुंतजिम होते हैं उनकी भी थोड़ी सी मिस्टेक होती है। मैं अल्लाह ना करे किसी को मैं कोई ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन एक मिस्टेक बता रही हूँ कि मदारिस में जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट नहीं किया जाता, इंटरनेशनल लेवल पे उनको चीजें नहीं सिखाई जाती, नेशनल लेवल को उनको जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, उनको वही पुराना निसाब जो दरस निजामी के निसाब है वो पढ़ाया जाता है, उनको नए तरीके नहीं बताए जाते, जिसकी वजह से उनकी शख्सियत में एक छोटी सी जो है ना ये कमी बाकी रह जाती है, जो कि बाद में आगे बहुत बड़ी हो जाती है कि आप किसी यूनिवर्सिटी वाले को सामना नहीं कर सकते, आप किसी बड़े लेवल पे जाके स्पीच नहीं कर सकते, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, बात करने का तरीकेकार नहीं आता, आप झेप जाते हैं, टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं, हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं। अब इस मसले से निपटा कैसे जाए? देखिए जनाब, बात दरअसल ये है कि आजकल का जो दौर है ना वो बड़ा माशाल्लाह फास्ट दौर है। मोबाइल जहां हमारे लिए एक हैजर्ड है, वहां हमारे लिए एक ब्लेसिंग भी है। मैं पुराने जमाने के बच्चों पर तो बात नहीं कर रही, उनका तो दौर गुजर चुका है, लेकिन मैं अब नए जमाने के जो हमारे बच्चे हैं, जो दीनी मदारिस में पढ़ रहे हैं या जो पढ़ चुके हैं, देखिए दीनी मदारिस में अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप हाफिज कुरान बन रहे हैं, अगर आप आलिम दीन बन रहे हैं, तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को जो उनके फुर्सत के टाइमिंग्स हैं, मुझे पता है कि टाइमिंग्स उन लोगों के बहुत सख्त होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत फुर्सत के टाइमिंग्स साल में 1 या 2 महीने का उनको कोर्स कोई ऐसा जरूर करवाया जाए जहां पर जो है वो नॉर्मल चीजें हो, मतलब नॉर्मल से मुराद ये कोई कोचिंग सेंटर, कोई उनको ऑनलाइन कोर्स करवा दिया जाए। उससे क्या होगा कि जब वो इस कोर्स में आएंगे ना, तो जो चीज उनको अपने मदारिस से नहीं मिल रही है वो उनको यहाँ इस प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी। उन्होंने कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया, उन्होंने कोई ऐसी जगह ज्वाइन कर ली जहां लोग सोशल हैं। देखिए जब तक आप लोग देखें, आप कोई दुनिया में आए हैं ना, तो आप अकेले रहने के लिए तो आए नहीं है, आप दुनिया में सोशल होने के लिए आए हैं, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे बातें करेंगे, तब जाके आपको पता लगेगा कि किसकी क्या प्रॉब्लम है, मखलूक के साथ हमें किस तरह से रहना है। हम कोई जंगल में तो रहते नहीं है, तो इसलिए जो मदारिस के बच्चों का जो माहौल होता है वो बिल्कुल एक सेपरेट माहौल होता है, उनको जो है वो सोशल एक्टिविटीज से हमें मुंसलिक करना होगा। अब अगर आपका मदरसा ये काम नहीं कर रहा, तो आप इंडिविजुअली अपने ऊपर तवज्जो दें। आप अगर मदरसे से पढ़ी हुई हैं या अगर आप मदरसे से पढ़ रही हैं, कोई भी लड़की, तो वो ऐसे जो है वो ज्वाइन कर ले, ऐसे ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, ऐसे ऑनलाइन सेशंस लिया करें, साइकोलॉजी वाले सेशंस लिया करें, या फिर आप जो है अगर आप फिजिकल क्लास ले सकती हैं, इतना टाइम आप